साथ मंच पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। साथ ही बड़े चेहरे प्रदेश के इस वक्त आपको मंच पर नजर आएंगे। ताबड़तोड़ जो रैलियों का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर राजस्थान मरुधरा की अगर बात की जाए, इससे पहले चित्तौड़गढ़ पहुंचे थे प्रधानमंत्री, तो वहीं अब बाड़मेर की धरती पर लोगों के बीच प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। तो वहीं बाड़मेर से बीजेपी उम्मीदवार, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मंच पर, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां कुछ ही देर के बाद उनका संबोधन होने जा रहा है। आज हमारे बीच में दरअसल चित्तौड़गढ़ की अगर बात की जाए तो जमकर कांग्रेस जहां पानी तो कम है और साथ ही साथ पूर्ववर्ती सरकारों पर बरसते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम मसलों को लेकर उन्होंने जहां हमला बोला, तो वहीं एक बार फिर से बीजेपी के हाथ मजबूत करने की उन्होंने अपील की। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत और अभिनंदन के लिए मैं निवेदन करता हूं प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन लाल सैनी जी, आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी, दिलीप पालीवाल जी, महेश चौहान जी, जुगल व्यास जी, उम्मीदवार कैलाश चौधरी जी। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहां पर पहुंचे हैं और वहीं स्वागत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जी जो लोकसभा के संयोजक हैं यहां किया जा रहा है। पगड़ी पहनाकर प्रधानमंत्री जी के सर उनका सम्मान किया जाता हुआ स्वागत यहां पर प्रधानमंत्री का। मौलानी की आन बान शान का साफा पहनाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाड़मेर की धरती पर इस वक्त किया जा रहा है। तमाम जो दिग्गज हैं वो इस वक्त पहुंचे हैं सब लोगों के, जो लाखों लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में। तो वहीं बाड़मेर की धरती पर माननीय मोदी जी तक प्रकट हो रही है। हमारे बड़ी संख्या में जो लोग हैं, देशवासी हैं, वो भी सुनने के लिए पहुंचे हैं। खासतौर पर जो तैयारियां हैं इस रैली के लिए की गई थी, लगातार कोशिशें थी कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे, तो उसे पूरी तरीके से अंजाम तक पहुंचाने में जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो कामयाब रहे हैं। और वहीं अब वो वक्त आ चुका है बाड़मेर की धरती पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित यहां पर कुछ ही देर के बाद करने वाले हैं। मंच पर इस वक्त मौजूद हैं, अभिभूत हैं, अभिनंदन करते हैं माननीय प्रधानमंत्री। तो रैलियों का जो सिलसिला है प्रधानमंत्री का वो लगातार अब जारी है। चित्तौड़गढ़ को उन्होंने संबोधित किया, तो उसके बाद अब बाड़मेर में पहुंचे हैं। वहीं उनका उदयपुर का भी कार्यक्रम है, कल उदयपुर में होंगे। एक बार फिर से इस सभा के विधिवत इसके लिए भी पूरी तरीके तैयारियां जोरों पर हैं। तो वहीं इस वक्त मंच पर प्रधानमंत्री जहां उनका अभिवादन की परंपरा पूरी हो किया जा रहा है, स्वागत उनका किया जा रहा है तमाम सम्मानित लोगों की तरफ से। वही साफा पहनाकर सभा का जब आगाज करें, स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जी के इस दयालुता के लिए, सहृदयता के लिए कि मंच के तमाम नेताओं को आपने इज्जत बख्शी। और मैं अब आमंत्रित करता हूं किसान के घर में पैदा हुए एक बेहद साधारण व्यक्ति जो अपर हाउस में मोदी जी के साथ विराजते हैं राज्यसभा में, हमारे प्रदेश के एक संघर्षशील ऐसे व्यक्ति जिन्होंने किसान संघ से, मजदूर संघ से अपने जीवन की शुरुआत करी और आज हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में विराजे हैं आदरणीय मदन लाल जी सैनी साहब। उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और हमें संबोधित करें। आदरणीय मदन लाल सैनी साहब। आज के इस जोरदार और शानदार जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के चुनाव की रैली में दुनिया के सबसे बड़े नेता, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आज के इस धरा में, जहां सिद्ध श्री बाबा महाराज खेमा बाबा, ईश्वरदास जी, संत श्री ब्रह्म ऋषि खेताराम जी महाराज, रावल मल्लानाथ जी, मोहन जी पुरी जैसे संत, लोक देवता के रूप में जिन्होंने देश को समरसता प्रदान की, ऐसे रामदेव जी महाराज, बाबूजी राठौड़, भटियाणी रानी जी, नाकोरा तीर्थराज, जंबेश्वर जी महाराज और आज इस मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी कैलाश जी चौधरी और प्रतिपक्ष के नेता राजस्थान विधानसभा के उपनेता राजेंद्र जी राठौड़, यहाँ की चुनाव कमान को संभालने वाले श्रीमान राजेंद्र जी गहलोत, हमारे पार्टी के सभी विधायक, पूर्व विधायक
पार्टी के सभी पदाधिकारी भाई, और आज के इस मौके पर मैं कहना चाहूंगा कि देश को सुरक्षित रखने वाले, शत्रु के घर में देश के अपमान का बदला लेने वाले, विकास पुरुष, सबका साथ सबका विकास करने वाले विश्व के नेताओं में जिनकी एक विशिष्ट छवि है, ऐसे हमारे यहाँ पधारे श्रीमान नरेंद्र भाई जी मोदी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। पाकिस्तान ने भी सर्जिकल स्ट्राइक की, ऐसा कहने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में मैं कहना चाहता हूं, उनकी वही स्थिति है, खाए धनी का और गीत गाए बीरा का। इस प्रकार के मुख्यमंत्री राजस्थान के हैं। और आज प्रतापी शासक मोदी जी, ये है विश्व प्रमाण देश सुरक्षा है। हर ठोर व्याकुल सभी विरोधी दल, चहुं ओर चल रहा मोदी का शोर, मोदी का जोर। आज की सभा में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस विशाल सभा में आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजस्थान की 25 की 25 सीट आपकी झोली में डालकर राजस्थान देगा। आज की इस बड़ी सभा में मैं आप सब भाइयों के प्रति भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बड़ी संख्या में पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी की इस लोकसभा की रैली को सफल किया। चारों तरफ मोदी लहर है, ये बात तो ठीक है, लेकिन मोदी जी को वोट देंगे तो किसको वोट देंगे, ये समझाने की भी जरूरत है। मोदी जी को देने वाला वोट कमल के चुनाव चिन्ह पर पड़ना चाहिए, ये लोगों को बताना चाहिए। ये आप सब लोग जाकर अपने घरों में इस काम को करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। मैं हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई कैलाश चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि मालानी की स्मृतियां प्रधानमंत्री जी के साथ रहें, वो एक स्मृति चिन्ह देकर प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। बोलिए भारत माता की वंदे। मित्रों, मालानी की धरती धन्य हुई और मैं आप सबकी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए बड़े आदर और मान के साथ आपको आमंत्रित करता हूं कि कृपया आएं और हमें संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। मालानी मरुभूमि माथे पधार्योड़ा सगला भाइयों ने और सगली बहनों ने मारो घणो घणो राम राम सा। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, इस चुनाव में हमारे सभी उम्मीदवार और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप इतनी बड़ी तादाद में और वो भी इस मरुभूमि की गर्मी में आप हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। संतों, वीर वीरांगनाओं, इस भूमि को, यहां के शहीदों को मैं नमन करता हूं।
आपका ये उत्साह, ये जोश हमारे कुछ विरोधियों की नींद उड़ाने के साथ ही सीमा पार वालों की भी नींद उड़ा रहा है। 23 मई को जब आप फिर एक बार मोदी सरकार बनाएंगे, भारत माता का जयकारा करेंगे, तो उसकी गूंज सीमा के उस पार भी सुनाई पड़ेगी। हमारे जो युवा साथी हैं, जो इस चुनाव में पहली बार वोट डालने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव में बहुत होंगे जिन्होंने अभी विधानसभा में वोट दिया होगा, लेकिन लोकसभा में पहली बार वोट डालने वाले हैं, उनके लिए ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो 21वीं सदी में पैदा हुआ है, वो वोट 21वीं सदी के लिए करता है, क्योंकि उसके सामने ये पूरी शताब्दी पड़ी है। 21वीं सदी में एक मजबूत बुलंद सरकार बनाने के मकसद से वो कमल के निशान पे बटन दबाएगा। मेरे नौजवान बेटे बेटियां, आप पहली बार लोकसभा में वोट देने जा रहे हैं। मेरी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। आपके जीवन की बड़ी अहम घड़ी है कि आप देश का भाग्य निर्धारित करने में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं। आप नए भारत के सपनों को लेकर के पोलिंग बूथ में जाएंगे, और मैं नौजवानों को आज विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको समझ सकता हूं, आपके सपनों को समझ सकता हूं, आपके इरादों को समझ सकता हूं। मैं अपने आप को आपके सपनों के लिए, मेरे सपनों को आहूत करने के लिए तैयार हूं। भाइयों बहनों, आपके सपने ही मेरे सपने हैं। साथियों, राजस्थान जिस तरह पूरी मजबूती से हमेशा इस चौकीदार के साथ खड़ा रहा है, वो एक बड़ी वजह है कि मैं देश हित में बड़े और कड़े फैसले ले पाया, वो काम कर पाया जिसका इंतजार आपको, देश के लोगों को बरसों से था। वो फैसले ले पाया जो कांग्रेस की सरकारों ने दशकों से लटका कर रखे हुए थे। किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी देने की बरसों पुरानी मांग को पूरा करने का काम आपके इस चौकीदार ने किया है। जीएसटी पर बरसों से कांग्रेस माथापच्ची कर रही थी, उसको भी इस चौकीदार ने सफलतापूर्वक अमल में लाया है। काले धन और भ्रष्टाचार पर
प्रहार के लिए नोटबंदी और बेनामी संपत्ति कानून लागू करने जैसे कड़े फैसले भी इस चौकीदार ने किए हैं। बाड़मेर की रिफाइनरी को कांग्रेस ने लटकाकर उलझा कर रखा था। इस क्षेत्र का भाग्य बदलने वाली इस रिफाइनरी के लिए भी इस चौकीदार की सरकार ने काम शुरू करवाया। सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को 10% आरक्षण की मांग दशकों से चल रही थी। समाज को बांटने में लगी कांग्रेस ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, जबकि बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी का हक छीने ये चौकीदार की सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण भी लागू कर दिया। भाई और बहनों, मां भारती में आस्था रखने वाली संतानों के लिए नागरिकता संशोधन कानून पास करवाने का प्रयास भी इस चौकीदार ने किया है। भारत माता की वो संतानें जो भारत विभाजन के समय, बंटवारे के समय, उस समय के लोगों के नेताओं के भरोसे पर उन्होंने वहां रहना पसंद किया, पाकिस्तान में रहना पसंद किया, लेकिन उनकी आस्था अलग थी, उनका पूजा विधि अलग थी, उनके नाम अलग थे, इसलिए उन पर वहां जुल्म होने लगे। वहां जो माइनॉरिटी में थे उनका जीना मुश्किल हो गया। उनके लिए हिंदुस्तान के सिवाय कोई जगह नहीं बची थी। वो भारत की शरण में आए, लेकिन त्रिशंकु के हाल में जीते रहे, न उधर के रहे न इधर के रहे। भाइयों बहनों, 3-3 पीढ़ी उनकी असहाय बन गई। उनका कोई गुनाह नहीं था, वो अपनी आस्था बदलने को तैयार नहीं थे, वो अपना धर्म बदलने को तैयार नहीं थे, इसलिए उनको यातनाएं झेलनी पड़ी। जब वो इस देश में आए तो हमारे वालों ने भी ठुकरा दिया। उनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उनको हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उनको हक दिलाने के लिए हम संसद में कानून लाए हैं। भाइयों, 23 मई को सरकार बनने के साथ बरसों से लटके इस काम को पूरा करने की फिर कोशिश की जाएगी। साथियों, ये इलाका वीरों का है। राजस्थान का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां से देश की सेना में कोई न कोई हमें मिले नहीं। देश के लिए मरने मिटने वालों की धरती है जी। यहां भी निवृत्त सैनिक अनेक बैठे होंगे। यहां बैठे हुए कि हर परिवार में से कोई न कोई अभी सीमा पर कहीं खड़ा होगा। भाइयों बहनों, हमारे सेना के जवान 40 साल से 1 रैंक 1 पेंशन OROP 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे थे। सरकार को प्रतिवेदन देते रहते थे। वे देशभक्ति से भरे लोग, डिसिप्लिन से जीने वाले लोग कभी पुतले जलाने के लिए नहीं निकलते थे। हर बार कहते थे कि हमें न्याय कीजिए।
40 साल तक किसी सरकार ने उनकी नहीं सुनी। देश की सेना के निवृत्त लोगों की भी नहीं, वर्तमान में है उनकी भी नहीं। और कांग्रेस तो उनको धोखा ही देती रही, धोखा ही देती रही। आप हैरान हो जाएंगे। ये बड़े ऐसे लोग हैं जी, जैसे यहां आपके राजस्थान में वादे करके अभी चढ़ बैठे हैं, ऐसे जब झूठे वादे की किसानों को, नौजवानों को। भाइयों बहनों, उस समय उन्होंने देश की सेना के साथ ऐसा किया, देश के वीर जवानों के साथ ऐसा किया, देश के लिए मरने मिटने के लिए प्राण लेने वालों के लिए क्या किया। चुनाव था, उनको मालूम था कि मोदी वन पेंशन लेके आएगा, तो उन्होंने क्रेडिट कमाने के लिए क्या कह दिया, बोले वन पेंशन लागू कर दिया। और किया क्या, बजट में 500 करोड़ रुपयों का टीका किया, टीका सिर्फ शुकून किया। भाइयों बहनों, जब हम आए हमने सोचा चलो भाई 500 नहीं तो 1500 में होगा, 1500 नहीं तो 2000 करोड़ में होगा। जब हमने हिसाब लगाया, अब तक हम 35,000 करोड़ रुपया सेना के जवानों के खाते में जमा करा चुके हैं भाई, सीधे बैंक में जमा करवाए हैं। जो 30 साल पहले रिटायर्ड हो गया उसके घर भी पैसे पहुंचाए। कहां 500 करोड़ और कहां 35,000 करोड़ रुपया, मुझे बताइए, ये सेना के साथ धोखा है कि नहीं है? ये झूठ बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? आपको अपमानित कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? लेकिन हमने आपके जीवन की ओर देखा, आपकी त्याग तपस्या की ओर देखा, तिजोरी में क्या है क्या नहीं इसकी परवाह नहीं की, हमने आपके चरणों में लगा दिया। दोस्तों, साथियों, दशकों से मांग हो रही थी कि देश में हमारे फौजियों के, सुरक्षा बलों के बलिदान को समर्पित एक स्मारक राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल होना चाहिए। आजादी के बाद देश की इतनी लड़ाइयों में शहीद होने वाले लोग, देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले लोग, हमारी नई पीढ़ी को प्रेरणा मिले, इसलिए देश की 5-5 पीढ़ी के सेना के जवान एक नेशनल वॉर मेमोरियल की मांग कर रहे हैं। और दिल्ली में बैठी हुई सरकार और एक परिवार, 55 साल तक इस देश पर एक परिवार ने राज किया। उन्होंने अपने परिवार के लिए स्मारक बनाए, अपने परिवार के लोगों के लिए समाधियां बनाई, अपने परिवार के बंगलों को स्मारक में परिवर्तित किया, लेकिन देश के जवानों के बलिदान को याद करने के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं बनाया। भाइयों बहनों, ये चौकीदार ने आकर के सेना के जवानों की पीड़ा समझी और आज दिल्ली में आन बान शान के साथ मेरे देश के आजादी से लेकर के अब तक शहीद हुए वीरों का एक राष्ट्रीय स्तर का स्मारक हमने बना दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, ये हमारे जो पुलिस के जवान दिखते हैं ना, ये ड्यूटी पर, रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोगों को कभी कभी उनसे तकलीफ होती है तो हम उनसे झगड़ाई भी कर बैठते हैं, लेकिन कभी उस पुलिस वाले की जिंदगी की तरफ हमने देखा नहीं है। ताड़ हो, ताप हो, बारिश हो, वो पुलिस का जवान खड़ा होता है। रक्षाबंधन हो, होली हो, दिवाली हो, वो आपके लिए खड़ा होता है।
देश को पता तक नहीं है, देश को पता तक नहीं, इन लोगों ने कभी बताया नहीं। इस देश में सामान्य मानवी की सेवा करते करते 33,000 पुलिस के जवान शहीद हुए। 33,000। आप भी इस आंकड़ा सुनकर के चौंक जाएंगे। यहां पुलिस के जवान भी खड़े होंगे, शायद उनको भी मालूम नहीं होगा कि 33,000 पुलिस बलिदान दिया है देश के लिए। एक पुलिस मेमोरियल बनाने के लिए तैयार नहीं थे। हमने दिल्ली में शानदार जगह पे आन बान शान के साथ पुलिस मेमोरियल खड़ा कर दिया और देश के उन 33,000 पुलिस जवानों के नाम पुर्ष पर लगा दिए भाई। अरे जो लोग हमारे लिए जिंदगी खपा देते हैं, मान सम्मान उनका होगा कि सिर्फ एक परिवार का होगा? साथियों, देश के लिए मर मिटने वाले वीर बेटी बेटियों के लिए हम जितना करें कम है भाइयों। लेकिन कांग्रेस और उसके साथियों के लिए, सेना के वीर जवानों के लिए उनकी सोच ही कुछ अलग है। आपको पता है, आप चौंक जाएंगे और यहां अखबार वाले पता नहीं ये सब छापने की हिम्मत करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसी सरकार बैठी है कि आपके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। कर्नाटक में एक सरकार बनी है, कांग्रेस के कारण ही वो चल रही है। कर्नाटक की ये कांग्रेस की वाली सरकार के मुख्यमंत्री कोई सामान्य बात नहीं है। उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा जिन लड़कों को पेट भरने के लिए कुछ है नहीं, भूखे मरते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे लड़के सेना में जाते हैं। ये आपका अपमान है कि नहीं है? राजस्थान की वीर भूमि का अपमान है कि नहीं है? जिन माताओं ने वीर पुत्रों को जन्म दिया है, उन वीर माताओं का अपमान है कि नहीं? क्या 2 रोटी के लिए लोग सेना में जाते हैं? अरे देश के लिए मरने के लिए वो सेना में जाता है। मैं हर दिवाली, मैं कितने ही वर्ष हो गए, मैं दिवाली सीमा पर जाकर के जवानों के बीच में बिताता हूं दोस्तों, बहुत सालों से। पिछले दिनों में दिवाली में हिमालय की तरफ था, तो एक सीनियर सोल्जर थे, कुछ बाल भी सफेद हो गए थे, सरदार थे। वो जरा डिसिप्लिन को इधर उधर करके मेरे पास आ गए, बोले साहब मुझे एक बात करनी है। मैंने कहा क्या? बोले मैं बहुत छोटा सिपाही हूं, अब मेरी उम्र हो रही है, कुछ समय के बाद मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैंने कहा क्या? बोले साहब मैं ऐसे रिटायर्ड होना नहीं चाहता हूं, मुझे ऐसी जगह पर भेजो जहां मुझे सीना तान करके देश के लिए दुश्मनों को मारने का मौका मिले। कुछ महीने मेरे नौकरी के बच गए हैं, या मुझे जहां आतंकवादियों के सबसे बड़ा अड्डा हो वहां भेजिए, मैं देश के लिए कुछ करके रिटायर्ड होना चाहता हूं। अरे जिस देश के अंदर गरीब मां का बेटा भी इस सपनों को लेकर के सेना में जाता है, और एक मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री होती क्या चीज है जी? ये प्रधानमंत्री क्या चीज होती है? अरे देश के लिए मरने मिटने वाले सब कुछ होते हैं। ऐसे अपमान करते रहते हैं। और इतना ही नहीं, ये लोग कांग्रेस पार्टी जो है, जिसे देश की कोई चिंता नहीं है, सेना का गौरव उसको ध्यान नहीं है,
सेना के सामर्थ्य पर उसका भरोसा नहीं है। कांग्रेस के नेता यहां तक कह दिए, भारत के सेना अध्यक्ष को उन्होंने कह दिया वो तो गली का गुंडा है। क्या देश के सेना के मुखिया को आप ये कहोगे? ये कांग्रेस के जिम्मेवार लोग बोलते हैं। भाइयों बहनों, पाकिस्तान को मिली खुली छूट के कारण हमारे देश में आतंकी हमले बहुत आम बात थी। आज भी श्रीलंका में कितना भयंकर आतंकी हमला हुआ है। लोग भगवान ईश्वर की प्रार्थना कर रहे थे, चर्च में थे, ईस्टर का पर्व मना रहे थे, और आतंकवादियों ने जाकर के सैकड़ों लोगों को आज मार दिया है। भाइयों, क्या गुनाह था उनका? भगवान यीशु के चरणों में बैठ करके प्रार्थना कर रहे थे। यह आतंकवाद फैलता चला जा रहा है। भारत में भी आतंकवाद ने 40 साल में भारत के नाक को दम ला करके रखा हुआ है। हमारे वीर जवान तिरंगा लपेट करके उनका शरीर घर में लौट आता है। भाइयों, आए दिन हम बलिदान देते चले जा रहे हैं। भाइयों बहनों, इन आतंक के सरपरस्तों को सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? इस देश से आतंक खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वीरों की जिंदगी बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? और भाइयों बहनों, आतंक के सरपरस्तों को सबक सिखाने के लिए मैंने फैसला किया है। उनके घर में घुस करके मारता हूं। और ये सबूत मांग रहे, सबूत। अभी कुछ दिन से बंद हो गए, क्योंकि जैसे पब्लिक में गए तो पता चला पहले और दूसरे चरण में देश की जनता ने उनको ऐसे सबूत दे दिए, ऐसे सबूत दे दिए, उनका मुंह लटका हुआ है, मुंह लटका हुआ है। लेकिन साथियों, ध्यान रखिए, हमने आतंकियों को घर में घुसकर मारा, चोट उधर पड़ी और पीड़ा यहां पर हुई, आंसू यहां बहने लगे। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? ये क्या तरीका है? भाइयों बहनों, हमने आतंकियों के मन में डर पैदा किया। ये ठीक किया कि नहीं किया? वरना आए दिन हिंदुस्तान में धमाके करते रहते थे। कभी अजमेर में धमाका, कभी समझौता एक्सप्रेस में धमाका, कभी मुंबई में धमाका, कभी हैदराबाद में धमाका, कभी काशी में, कभी अयोध्या में, कभी जम्मू में। 5 साल से सब बंद है ना, है कि नहीं? ये पुलिस वाले तो वही है भाई, पुलिस वाले तो वही है। ये बंद क्यों हुआ? ये बंद क्यों हुआ? क्या कारण है बंद हुआ? क्या कारण है बंद हुआ दोस्तों? अरे मोदी कारण नहीं है, ये आपके वोट की ताकत है कि मोदी ये कर पा रहा है। भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी। उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। ठीक किया कि नहीं किया? ठीक किया कि नहीं किया? आप खुश हैं? आपके आशीर्वाद है ना? आप बस 5 साल मुझे मौका दीजिए, फिर देखिए। आपको लगता
लगता है ठीक किया, लेकिन कांग्रेस और उसके महामिलावटी लोग हैं, उनको लगता है ठीक नहीं किया। उनका कहना है आतंकवाद, राष्ट्र की रक्षा ये मुद्दा ही नहीं है। अरे मेरे वीर बेटे तिरंगा लपेट करके घर आ रहे हैं और तुम कह रहे हो मुद्दा नहीं है। कब तक मैं देश के वीर बेटों को मरने दूंगा? ये मुद्दा है। कांग्रेस के नामदार कहते हैं कि मोदी को भारत के शौर्य की बात नहीं करनी चाहिए। क्यों भाई? तो क्या मैं यहां भजन मंडली चलाने आया हूं क्या? क्या तरीका है ये? क्या आपको पता है कि कांग्रेस ऐसा क्यों कह रही है? साथियों, इसके पीछे एक पूरा इतिहास है जिसका अहम सेंटर ये बाड़मेर रहा है, राजस्थान रहा है। यहां की वीर माताएं रही है। यहां अनेक पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने 1971 की लड़ाई में हिस्सा लिया था। तब हमारे सैनिकों के शौर्य के कारण पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा हमारे कब्जे में आया था। 90,000 पाक सैनिक हमारे कब्जे में थे साहब। लेकिन उसके बदले में हमने शिमला में जाकर के क्या किया? सरकार ने टेबल पर सब गंवा दिया जो जवान जीत करके लाए थे। दुनिया भर से जो दबाव भारत पर पड़ा और सरकार ऐसी कांप गई कि उन्होंने हस्ताक्षर कर करके मामला पूरा कर दिया। अगर उस समय मोदी होता तो 90,000 सैनिक भी वापस कर दिए और हमारी जमीन जो लाए थे जवान वो भी वापस कर दी। भाइयों और बहनों, वो सुनहरा मौका था। उस 90,000 युद्ध कैदियों के बदले में जम्मू कश्मीर की समस्या को हल करना, घुसपैठ की समस्या को हमेशा के लिए हल करना भारत के हाथ में तुरुप का पत्ता था भाइयों। लेकिन मौका गंवा दिया। परिणाम पूरा भारत आज भुगत रहा है। वहीं आज की स्थिति देखिए साथियों, भारत ने बिना युद्ध के पाकिस्तान की सीमा के भीतर घुसकर आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। और पाकिस्तान पूरी दुनिया में रो रहा है। पूरी दुनिया भारत के साथ है आज। और ये होती है दमदारी सरकार। साथियों, एक और कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा की बात नहीं करती। ये कारण है सुरक्षा के साथ किया गया खिलवाड़। मैं आपको कांग्रेस की सिर्फ पिछली सरकार के कार्यकाल का भी उदाहरण दूंगा, क्योंकि माताओं बहनों को पता चले आप अपने वीर बेटों को सेना में भेजा हुआ है माताएं, और इसलिए मैं बताना चाहता हूं उन लोगों ने आपके बेटों के साथ क्या किया है। देखिए, इन्होंने इतने साल तक आजादी बात के जीप से घोटाले से लेकर के उन्होंने वहीं से शुरू करते 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 एक के बाद एक घोटाले करते ही गए और घोटाले बढ़ते ही गए। सारे सुरक्षा के सौदों में रुपये कमाने के सिवाय कुछ नहीं किया है। साथियों, कांग्रेस ने 2009 में वादा किया था कि सेना के आधुनिकीकरण के लिए हथियार, लड़ाकू विमान, समंदर पर चलने वाले जहाज, समंदर से आसमान तक का सुरक्षा घेरा मजबूत करेंगे। ये उन्होंने वादा किया था। लेकिन हुआ क्या? दशकों से चला आ रहा राफेल विमान का सौदा ठप हो गया। कांग्रेस मलाई खाने की कोशिश करती रह गई। इस दौरान पुराने पड़े विमान, मिग विमान गिरते गए। हमारे बहादुर पायलटों की जानें जाती रही। वायु सेना की ताकत घटती रही। स्थिति यह थी कि सेना के पास आधुनिक तोप नहीं थी। आप हैरान हो जाओगे। 85 के बाद
सेना में आधुनिक नई तोप नहीं आई है। इतना बड़ा देश ये कैसे लड़ेंगे? क्या सेना के जवान दुश्मन आएगा तो तकली काटेंगे क्या? पर्याप्त गोला बारूद नहीं था, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं था, पर्याप्त नाइट विजन डिवाइस नहीं थे, और यहां तक कि आधुनिक राइफल तक नहीं थी। आप पिछली सरकार में लाखों करोड़ों के दूसरे घोटालों के साथ कांग्रेस ने एक और घोटाला किया, हेलीकॉप्टर घोटाला। और अब तो ये घोटाले के एक राजदार मिशेल मामा को पकड़ करके मैं लाया हूं। मिशेल मामा के साथ मिलकर कांग्रेस ने ईमानदार करदाताओं की कमाई को लूट ली। साथियों, 2014 में आपने एक मजबूत सरकार को अवसर दिया। सरकार में आते ही हमने सेना की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान दिया। हमारी सरकार ने दशकों बाद सेना को आधुनिक तोप दी। हमने कांग्रेस के सारे दलालों को दूर भागते हुए राफेल लड़ाकू विमान के लिए सीधे फ्रांस सरकार से सौदा किया। ये जहाज कुछ महीनों में ही भारत के आसमान में उड़ना शुरू करेगा। जिस तेजस विमान को कांग्रेस ने बेसहारा छोड़ दिया था, उसे बनाने की प्रक्रिया को हमने नए सिरे से तेज किया। अब दुनिया की सबसे आधुनिक राइफल का निर्माण भारत में हो रहा है। दोस्तों, जिस बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए कांग्रेस ने बरसों तक हमारे सैनिकों को तरसाया था, वो बुलेट प्रूफ जैकेट अब भारत में ही बनाकर सैनिकों को दी जा रही है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार के दौरान ही भारत दुनिया की शक्तियों में शामिल हुआ जिनके पास जल, थल, नभ तीनों जगह से न्यूक्लियर हमला करने की ताकत है। साथियों, हाल में तो एक बहुत बड़ा काम किया गया। हाल में एक बहुत बड़ा काम किया गया। अंतरिक्ष में भी, स्पेस में भी हमारे संसाधनों को बचाने की क्षमता हमने हासिल की है। अब स्पेस में भी हमारी मिसाइलें दुश्मनी की साजिशों को नाकाम कर सकती हैं। आपने देखा होगा, अभी कुछ ही दिन पहले जमीन पर से मिसाइल निकली, अंतरिक्ष में 3 मिनट में जाकर के अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराया, और हम दुनिया के चौथे देश बन गए इस सिद्धि प्राप्त करने वाले। ये अंतर होता है राष्ट्रवाद से ओतप्रोत एक मजबूत सरकार में और वंशवाद से प्रेरित एक मजबूर और कमजोर सरकार में। साथियों, कांग्रेस सिर्फ एक परिवार के प्रति ही समर्पण जानती है। इनको किसी की परवाह नहीं है। ये जनता की, गरीब की भलाई के बारे में नहीं सोच सकते। मैं यही राजस्थान का उदाहरण देकर आपसे पूछना चाहता हूं। यहां किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया गया था। जरा पूरी ताकत से बताइए, 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा, ऐसा कहा गया था। कहा गया था, माफ हुआ क्या? माफ हुआ क्या? सीएम तो बदल गया, लेकिन कर्ज माफ हुआ क्या? युवा साथियों को जो भत्ता मिलना था ना, उन्होंने कहा था नौजवानों को हम भत्ता देंगे। शायद वो भी तो समय पर पहुंच रहा होगा। आपके बैंक में खाते में आ गया है क्या? ना जरा खाता खोल के देखो ना, आया क्या? ऐसा झूठ बोल करके बैठे 55 साल यही काम किया एक परिवार ने, यही काम किया है ये। साथियों, इन्होंने आपके साथ सिर्फ इतना ही धोखा नहीं किया है, बल्कि केंद्र सरकार की योजनाओं को रोकने का पाप भी कर रहे हैं। मोदी सरकार ने जो पीएम किसान सम्मान योजना बनाई है, उससे देश भर के करोड़ों किसानों को पहली और दूसरी किस्त के पैसे मिल रहे हैं। लेकिन राजस्थान की सरकार इसमें भी रोड़े अटका रही है। वो राजस्थान के पूरे किसानों के नाम हमें जानकारी लिस्ट भेजने को तैयार नहीं है, बहानेबाजी कर रही है। साथियों, हमारी किसानों के
किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। किसानों के साथ साथ पशुपालकों पर भी हमारी सरकार ने ध्यान दिया है। गोवंश और दूसरे पशुधन की देखरेख के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने पशुपालकों के लिए बैंक के दरवाजे खोल दिए हैं। अब किसानों की तरह पशुपालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जा रही है। साथियों, 2014 से 2019 तक आपके इस चौकीदार ने गांव-गांव, घर-घर बिजली पहुंचाने का काम किया। अब इसी तरह का काम बाड़मेर जैसे क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के लिए हम करने वाले हैं। 23 मई के बाद फिर एक बार मोदी सरकार बनने के बाद हम मिशन मोड पर पानी के काम पर लगने वाले हैं। नर्मदा कैनाल जैसी परियोजनाएं जो अभी चल रही हैं, उनको विस्तार दिया जाएगा। भाई और बहनों, कनेक्टिविटी पर भी हमारा फोकस है। इसी तरह भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में अच्छी सड़कें बनाई जा रही है। यहां से रेल कनेक्टिविटी को सुधार के लिए भी तेजी से काम चल रहा है। भाई और बहनों, हम संकल्प करके निकले हुए लोग हैं। 2022 में जब देश आजादी के 75 वर्ष मनाएगा, तब तक हम विकास में 75 सिद्धियों को तरफ कदम बढ़ाएंगे। 2022 तक किसानों को अपनी आय डबल करने के लिए सक्षम करेंगे। 2022 तक हर गरीब बेघर के पास अपना पक्का घर होगा। 2022 तक कोई भी परिवार अंधेरे में नहीं रहेगा। 2022 तक हर परिवार के पास गैस का चूल्हा होगा, गैस का कनेक्शन होगा। ऐसे अनेक संकल्प जिनको सिद्धि तक पहुंचाने में आपका साथ बहुत जरूरी है। अब मेरे साथ संकल्प लीजिए। संकल्प करेंगे, पूरी ताकत से करेंगे, बहनें भी करेंगी, ये मंच पर बैठे हैं वो भी करेंगे, सबके सब करेंगे। उधर जो स्टेडियम में है वो भी करेंगे, इधर स्टेडियम में है वो भी करेंगे, पक्का करेंगे। मैं जो कहूंगा उसके बाद आप दोनों हाथ खड़े करके पूरी ताकत से बोलिएगा। आपको बोलना है चौकीदार। क्या बोलना है? क्या बोलना है? ऐसे धीरे धीरे नहीं, सीमा के पार आवाज जानी चाहिए। क्या बोलना है? तो मैं बुलवाता हूं भाइयों बहनों, भ्रष्टाचारी होशियार, भ्रष्टाचारी होशियार, गांव गांव है, शहर शहर है, बच्चा बच्चा, बड़े बुजुर्ग भी, माताएं बहनें घर घर में है, खेत खलिहान में, बाग बगान में, देश के अंदर, सरहद पर भी, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, प्रोफेसर, लेखक, पत्रकार, कलाकार भी, किसान, कामगार, दुकानदार भी, वकील, व्यापारी, छात्र छात्राएं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा बाड़मेर, पूरा जैसलमेर, मेरा साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आदरणीय प्रकाश माली, जिन्होंने चौकीदार का एक सुंदर गीत में तैयार किया। प्रकाश माली जी से निवेदन करूंगा कि प्रधानमंत्री जी को उस गीत के बारे में बताएं। आदरणीय प्रकाश माली जी, आगे जाओ। देश धर्म की रक्षा के हित हरदम हो तैयार, चौकीदार चौकीदार में हूं देश का चौकीदार।
देश धर्म की रक्षा में, ओ देश धर्म की रक्षा के, दोनों हाथों को उठाए, देश धर्म। चौकीदार हूं, हाँ मैं चौकीदार।